ये मेटल कार्बोनिल्स होते हैं। और अगर इनमें कार्बन मोनोऑक्साइड अकेला लिगेंड है, जैसे ये एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड इज द ओनली लिगेंड, तो इसे बोलेंगे होमोलेप्टिक कार्बोनिल। क्या बोलेंगे इसको? होमोलेप्टिक कार्बोनिल। क्लियर? दिस विल बी कॉल्ड एज होमोलेप्टिक कार्बोनिल। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स क्या है? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज द ओनली लिगेंड प्रेजेंट। सो दिस इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। उसमें मैंने बताया आपको होमोलेप्टिक कार्बोनिल्स क्या है? जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड इज द ओनली लिगेंड। तो NiCO4 इसकी शेप हम डिस्कस कर चुके हैं VBD के अकॉर्डिंग। टेट्राहेड्रल शेप आ जाएगी इसकी। क्लियर? टेट्राहेड्रल शेप और sp3 हाइब्रिडेशन हो जाएगी इसकी sp3। ऐसी और एग्जांपल है इसकी अगर, तो FeCO5 FeCO5। तो ये भी होमोलेप्टिक कार्बन है क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली लिगेंड है। कार्बन मोनोऑक्साइड ओनली लिगेंड है तो इसकी भी हाइब्रिडेशन आ जाएगी हमारी DsP3। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से देगा, ये यहाँ से, तो ये भी DsP3 हो जाएगा। बैक पेयरिंग की वजह से स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। DsP3 हाइब्रिडेशन। क्लियर? DsP3 हो जाएगा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। और एग्जांपल देख लेते हैं इसकी, जैसे CrCO6 CrCO6। तो ये हमारा ये भी एग्जांपल इसका आ जाएगा CrCO6 का। तो ये भी ऑक्टाहेड्रल शेप का आ जाएगा, ऑक्टाहेड्रल शेप से CrCO6 ऑक्टाहेड्रल शेप आ जाएगी। हेक्सा कार्बोनिल, ये क्या है? हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0, हेक्सा कार्बोनिल क्रोमियम 0। ऐसे ही और एग्जांपल्स के लिए तो Mn2CO10, ये मैं पहले बता चुका हूँ एक बार, दोबारा देख रहे हैं। Mn2CO10, तो इसमें Mn का बॉन्ड रहेगा, डेल्टा बॉन्ड कहते हैं इसको। Mn का बॉन्ड रहेगा Mn। और इसको हम कुछ ऐसे डिस्कस कर सकते हैं कि ये ऑक्टाहेड्रल शेप में आए, ये इस तरीके से, ये ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगा। CO Mn2CO10। तो इधर भी ऐसे ही ऑक्टाहेड्रल शेप में आ जाएगा। CO ये CO और इधर से ये शेप आ गई पूरी एग्जैक्टली ऑक्टाहेड्रल दोनों की। तो दिस इज Mn2CO10। इसकी भी डिटेल में डिस्कस कर चुका हूँ। Mn2CO10। तो ये आ जाएगा। ऐसे ही डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल होती है CO2CO8 की। CO2 O छोटा इधर, इधर O बड़ा, क्योंकि कोबाल्ट है। CO2CO8 तो इसकी डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल शेप होगी, डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल इस तरीके से। डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल, डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल। CO आ जाएगा इधर, CO आ जाएगा और कुछ ऐसे ही बना देंगे। CO इधर आ गया, CO इधर से टेढ़ा कर देंगे ऐसे। CO ये O छोटा है वाला, ये छोटा होगा और कार्बन मोनोऑक्साइड जो कार्बोनिल ग्रुप है इसका O बड़ा होगा, बराबर होगा C के। CO ये बॉन्ड बन गया इसमें, फिर इसमें CO और ये ऐसे, तो इसे बोलते हैं डिस्टॉर्टेड टेट्राहेड्रल शेप। तो CO2CO8 तो ये हमारी शेप्स हैं। अब इसके अंदर क्वेश्चन है NCERT के अंदर, डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स। डिस्कस द नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं वैसे। बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, इसमें होता क्या एक्चुअल में, मेटल है, कोई भी मेटल है, ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन लेगा, CO से इलेक्ट्रॉन लेगा, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देगा भी, अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो यही बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल से अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देगा भी। तो इसी को सिनर्जिक बॉन्डिंग भी बोलते हैं। सिनर्जिक बॉन्डिंग ये मैं पहले बता चुका हूँ एक बार। सिनर्जिक बॉन्डिंग, ये मेटल ने इलेक्ट्रॉन लिए, वो तो लिगेंड का काम ही होता है अपना लोन पेयर देना, लोन पेयर देगा, ले लिए इसने इलेक्ट्रॉन, सिग्मा बॉन्ड बन गया, और अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन देगा इसके एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार के अंदर, एंटी बॉन्डिंग पाई स्टार वेकेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन देगा अपने फिल्ड डी ऑर्बिटल से, तो बनेगा ये पाई बॉन्ड। तो क्या बन जाएगा? पाई बॉन्ड ऊपर, तो ऊपर पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो कुछ इसको मैंने शो भी किया था, जैसे मेटल है, कोई भी मेटल है और ये कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये अपना लोन पेयर इसके वेकेंट में देगा, ये फील्ड मान लो ऐसे, और ये इसका कोई भी डी ऑर्बिटल होता है जैसे DXY, तो अपने फील्ड से इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो सिग्मा बॉन्ड बन गया, सिग्मा बॉन्ड बन जाएगा, फील्ड से इलेक्ट्रॉन देगा। जब इसके अब CO के पास वेकेंट पाई स्टार भी होता है, वेकेंट क्या होता है? पाई स्टार, और ये इसके फील्ड डी ऑर्बिटल से, मेटल के सेंट्रल एटम के फील्ड डी ऑर्बिटल से, तो अपने फील्ड डी ऑर्बिटल से जब इलेक्ट्रॉन देगा
इसके वेकेंट में, पाई स्टार वेकेंट के अंदर देगा। तो इस तरह से सिग्मा बॉन्ड भी आ गया और पाई बॉन्ड भी आ गया। इस तरह से इसके अंदर सिग्मा बॉन्ड भी आ जाएगा और क्या आ जाएगा, पाई बॉन्ड भी आ जाएगा। तो सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होता है। सिनर्जिक बॉन्डिंग इसी को कहते हैं। सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, सिग्मा बॉन्ड पाई बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है, एंड पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड की स्ट्रेंथ को बढ़ा रहा है। तो इसी को हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग, इसको हम बोलते हैं सिनर्जिक बॉन्डिंग। तो ये ध्यान रखना है इसके अंदर। और इसमें होता क्या है, जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा और फिर ये ले रहा है इलेक्ट्रॉन और दे भी रहा है, तो इससे बॉन्ड तो स्ट्रॉन्ग हो गया। मेटल कार्बन का बॉन्ड, मेटल कार्बन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन उसी के कॉरस्पॉन्डिंग CO बॉन्ड, कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड जो है वो वीक हो जाएगा, इसकी बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी, वीकेंस, मतलब CO बॉन्ड की लेंथ बढ़ जाएगी और ये यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना है। दिस इज बॉन्डिंग इन मेटल कार्बोनिल्स, सिनर्जिक बॉन्डिंग है मेटल कार्बोनिल्स के अंदर। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं वो भी नोट कर लेंगे एक बार। मेटल इलेक्ट्रॉन ले भी रहा है और दे भी रहा है, यही सिग्मा और पाई कैरेक्टर दोनों होते हैं, ये पता होना चाहिए इसमें। और बॉन्ड ऑर्डर से रिलेटेड क्वेश्चन जेई ने काफ़ी बार पूछे हुए हैं। 2007 में क्वेश्चन पूछा था, नीट में भी क्वेश्चन आया हुआ इसका, और एक क्वेश्चन इसका मेंस में भी आया हुआ। तो ये सिर्फ सिग्मा पाई कैरेक्टर दोनों हैं, यही पूछा था सिंपल। अदरवाइज जो एडवांस में क्वेश्चन आया था उसमें पूछा था कि अगर CO के अंदर बॉन्ड लेंथ, CO की बॉन्ड लेंथ अगर ये है तो मेटल कार्बोनिल में CO बॉन्ड लेंथ क्या होगी। मेटल कार्बोनिल में CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, CO की बॉन्ड लेंथ कुछ भी हो, CO बॉन्ड लेंथ अगर मैंने मान लिया x है, बॉन्ड लेंथ x है, CO की C और O के बीच में बॉन्ड लेंथ x है, तो मेटल कार्बोनिल में CO बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगी, वो बॉन्ड लेंथ बढ़ जाएगी। अगर अकेले है CO तो बॉन्ड लेंथ अगर x है, तो इसमें तो हमें पता है कि इलेक्ट्रॉन जब ये देगा इधर, जब इलेक्ट्रॉन देगा तो इधर वाला जो ट्रिपल बॉन्ड है कुछ इधर शिफ्ट होगा, इसलिए बॉन्ड लेंथ थोड़ी सी बढ़ेगी, बहुत हल्की सी बढ़ जाएगी बॉन्ड लेंथ। ये ध्यान रखना इसके अंदर। अब नेक्स्ट नोट कर लेंगे इसकी क्या कहते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज नोट कर लेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल कार्बोनिल्स। प्रॉपर्टीज, तो इसकी प्रॉपर्टीज क्या है मेटल कार्बोनिल्स की, वो नोट कर लेंगे एक बार। जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं सॉलिड होते हैं रूम टेम्परेचर पे, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे सॉलिड होते हैं ये। बस NiCO4 जो मोनोन्यूक्लियर है एंड FeCO5, ये एक्सेप्शन है। ऑल द मेटल कार्बोनिल्स दे आर सॉलिड्स बट दीज टू दे आर लिक्विड्स, दीज टू आर लिक्विड। तो ये पहली प्रॉपर्टी है इसकी। जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं, दे आर, ये पॉइंट पूरा नोट करना है, मेटल कार्बोनिल्स क्या होते हैं, सॉलिड्स होते हैं, एक्सेप्ट NiCO4 एंड FeCO5, दीज आर लिक्विड्स एट रूम टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर प्रेशर पे। और ये सॉल्युबल के अंदर सेकंड, ये पहला है सॉलिड्स होते हैं, दूसरा ये सॉल्युबल होते हैं किसमें, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स के अंदर, दे आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स। ओनली एक्सेप्शन इज एनिया कार्बोनिल डाई आयरन 0 Fe2CO9, ये एक्सेप्शन है। ओनली एक्सेप्शन इज एनिया कार्बोनिल डाई आयरन 0 Fe2CO9, दिस इज द ओनली एक्सेप्शन। तो दिस इज द ओनली एक्सेप्शन, क्लियर, कि ये ध्यान रखना इसके अंदर, एनिया कार्बोनिल डाई आयरन 0। स्ट्रक्चर भी देखेंगे इसके अंदर, तो स्ट्रक्चर भी इसका कुछ इस तरीके से होता है, Fe, इसके बीच में बन जाएगा सील बॉन्ड O, बॉन्ड, ऐसे ही ऊपर भी बन सकता है सील बॉन्ड O, बॉन्ड, और एक यहाँ पे, और बाकी 3 जो बच गए हैं, बाकी 3 बच गए जो इधर लगा देंगे इधर। CO इलेक्ट्रॉन दे रहा है, CO, ये स्ट्रक्चर इसका, एनिया कार्बन डाई आयरन 0। जितने भी मेटल कार्बोनिल्स हैं दे ऑल आर सॉल्युबल इन हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट्स, हाइड्रोकार्बन सॉल्वेंट में सॉल्युबल है वो, एक्सेप्ट दिस कंपाउंड। नोट कर लेंगे, खुद लिख लेंगे, समझ आ गया वो, मैंने बोल दिया पूरा ये, एनिया कार्बोनिल डाई आयरन 0। और जितने भी मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स है, थर्ड प्रॉपर्टी, मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स जो भी होते हैं वो वोलेटाइल होते हैं और टॉक्सिक होते हैं, कलरलेस होते हैं। मोनोन्यूक्लियर कार्बोनिल्स ये क्या होते हैं, वोलेटाइल होते हैं, टॉक्सिक होते हैं, कलरलेस होते हैं। लेकिन जो पॉलीन्यूक्लियर होते हैं उनका डीप कलर होता है। आर टॉक्सिक वोलेटाइल, आर टॉक्सिक वोलेटाइल एंड कलरलेस, बट पॉलीन्यूक्लियर have deep color, have deep color, have deep color।
और इनका कलर आता है हमारा मेटल से लिगेंड में चार्ज ट्रांसफर होता तब आता है इनका कलर, मेटल से लिगेंड। MLCT, LMCT बड़ा था, MLCT है। तो ये कर सकते हैं। नेक्स्ट है, नेक्स्ट इसकी रिएक्टिविटी जो है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फोर्थ पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। देयर reactivity is partially due to central metal ion, reactivity is partially due to central metal ion and partly due to CO. They both are responsible for the reactivity of metal carbonyls, central metal ion और CO, partly due to central metal ion and partly due to carbon monoxide as ligand. Uses बहुत सिंपल है इसके। uses हमारे इसके जो मेटल कार्बोनेट्स के यूजेस हैं, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट होते हैं, इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट होते हैं। एक मॉन्स प्रोसेस में भी इसका यूज आया था, देयर इंडस्ट्रियल कैटलिस्ट। और सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इसमें यूज होता है इसका। क्लियर, सिंथेसिस ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। नेक्स्ट नोट करेंगे आगे इसका। अब हम करेंगे एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। नेक्स्ट टॉपिक इज एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। इसमें क्वेश्चन बोर्ड में भी आए हुए हैं, एनसीईआरटी में दे रखे हैं। एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस, क्लियर, एप्लीकेशंस ऑफ कॉम्प्लेक्सेस। तो एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस में हम पढ़ेंगे, जैसे इसकी एप्लीकेशन पहला है हमारा जो कॉम्प्लेक्सेस की एप्लीकेशन है क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में। कहाँ पे? क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव, यानी आयंस का पता लगाने के लिए क्वांटिटेटिव एनालिसिस। तो ये एनालिटिकल केमिस्ट्री में एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इन एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर आ रहा है ये, ध्यान रखना इस चीज का। ये किसके अंदर आ रहा है? एनालिटिकल केमिस्ट्री। एनालिटिकल केमिस्ट्री में अगर ये आता है तो इसमें बताना है हमें कि क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस में इसकी एप्लीकेशन है। जैसे ये निकल 2+ का डिटेक्शन करता है, निकल 2+ का डिटेक्शन कर देगा। ये निकल 2+ में अगर हमने DMG डाइमिथाइल मैग्नीशियम डाल दिया इन द प्रेजेंस ऑफ NH4OH, इसका क्वेश्चन आया हुआ है, एम्स में भी आया हुआ है और IIT में भी पूछा हुआ है इसका क्वेश्चन। तो ये NiDMG होल ट्वाइस बना देगा, NiDMG होल ट्वाइस, और NH4Cl मिलेगा रोजी रेड प्रेसिपिटेट, रोजी रेड प्रेसिपिटेट, ये मिल जाएगा। क्वेश्चन आया था एम्स में कि NiDMG होल ट्वाइस जो है इसको बनाने के लिए पीएच की कंडीशंस क्या है। पीएच की कंडीशंस क्या है कि पीएच इसमें 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, पीएच 4 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, पीएच 10 होना चाहिए या पीएच 14। तो ये सोच के देखो, डायरेक्शन में बता दिए इस तरह से। और जेईई एडवांस में भी क्वेश्चन इसका पूछा हुआ है, ठीक है। तो ये NiDMG होल ट्वाइस रोजी रेड प्रेसिपिटेट बनता है कौन से कंडीशन, पीएच की कंडीशन में बनेगा। तो ये इस तरह से हम आयंस का डिटेक्शन कर सकते हैं। क्लियर, आयंस का डिटेक्शन कर सकते हैं यूजिंग दीज कम्प्लेक्सेस, यूजिंग दीज कम्प्लेक्सेस। जैसे K4Fe6 तो बहुत इंपॉर्टेंट आयन है, Fe3+ का डिटेक्शन करता है। K3Fe6 भी Fe2+ का डिटेक्शन करता है। ऐसे ही आगे Fe3+ जो है इसमें NH4HCN डाल देंगे तो ब्लड रेड कलरेशन आ जाता है, या KHCN डाल देंगे Fe3+ के अंदर, KHCN, तो ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगा। FeSCN होल थ्राइस, ब्लड रेड कलरेशन, ब्लड रेड कलरेशन आ जाएगा, ब्लड रेड कलर आ जाता है। तो इस तरह से ये जो हमारा क्वालिटेटिव एनालिसिस उसमें इसका यूज़ होगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो क्वांटिटी भी निकालने के काम आता है। ये न्यूमेरिकल्स में क्वांटिटी निकालने के भी काम आता है, तो उसमें भी यूज़ होता है इसका। और इसके अलावा कम्प्लेक्स जो बनते हैं वो हमारा यूज़ करते हैं, जैसे प्योरीफिकेशन ऑफ निकल जो हमने एक्सट्रैक्शन में पढ़ा था, प्योरीफिकेशन ऑफ निकल, जैसे Ni+4CO तो बन जाता है NiCO होल 4 लो टेम्परेचर पे 350 केल्विन पे। फिर ये कम्प्लेक्स बन गया कि नहीं, ये वोलेटाइल कंपोनेंट होता है, फिर ये आसानी से डिकम्पोज कर जाता है। NiCO होल 4 450 केल्विन टेम्परेचर किया तो निकल हमें मिल जाएगा प्योर फॉर्म में। तो प्योरीफिकेशन ऑफ निकल आ गया, प्योर फॉर्म में आ जाएगा +4CO। लाइक दिस इट इज़ यूज टू मेक दिस इम्प्योर निकल एज प्योर निकल। तो प्योर निकल बनाने के काम आता है। ये भी एक इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, मॉन्स प्रोसेस है ये फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। क्लियर, मॉन्स प्रोसेस फॉर द प्योरिफिकेशन ऑफ निकल। फिर एक तो मैंने पढ़ लिया एनालिटिकल केमिस्ट्री के अंदर। दूसरा इसका एप्लीकेशन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है,
मेटलर्जी में या एक्सट्रैक्शन में, मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन, मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन ये भी हमने पढ़ा हुआ है। गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में या सिल्वर के एक्सट्रैक्शन में, ये मैंने बताया हुआ है Ag2S है और उसमें डाल दिया KCN तो मिल जाता है KAgCN2, ये बता रखा है, बस मैं एक हिंट दे रहा हूँ यहाँ पे कि इस तरीके से KAgCN2, तो इसमें एप्लीकेशन है इसकी। ऐसे ही KAuCN2 बनेगा गोल्ड के एक्सट्रैक्शन में। फिर जिंक डालेंगे तो भी कम्प्लेक्स बनेगा, जिंक डालेंगे तो भी कम्प्लेक्स बनेगा। तो ये एप्लीकेशन है एक्सट्रैक्शन और मेटलर्जी के अंदर, ये मैं बता चुका हूँ एक्सट्रैक्शन चैप्टर के अंदर, इसलिए मैं रिएक्शन ज़्यादा डिटेल में नहीं ले रहा हूँ इसका। लेकिन एनसीईआरटी में क्वेश्चन दे रखा है, डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स इन मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन, तो ये दिखाना है गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन, गोल्ड और सिल्वर की एक्सट्रैक्शन। मॉन्स कुछ नहीं पता तो मॉन्स प्रोसेस का भी थोड़ा बहुत बता सकते हैं इसके अंदर। तो ये एक्सट्रैक्शन में हो गया। दूसरी एप्लीकेशन, दिस वाज सेकंड एप्लीकेशन। पहली एप्लीकेशन कहाँ पढ़ाई मैंने, एनालिटिकल केमिस्ट्री में, इन द डिटेक्शन ऑफ आयंस। कौन कौन से आयंस बता दिया, Na2+ बता दिया, Fe3+ बता दिया, बहुत सारे आयंस और भी हैं, दो बहुत हैं इसके अंदर। और दूसरा एप्लीकेशन कहाँ बताया मैंने, मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन के अंदर। मेटलर्जी और एक्सट्रैक्शन में इसका क्या एप्लीकेशन है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन इसका, थर्ड क्वेश्चन जो है इसका, थर्ड क्वेश्चन इसका जैसे बायोलॉजिकल केमिस्ट्री के अंदर, ये भी एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन बोर्ड में पूछा हुआ है। बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर क्या एप्लीकेशन है इसकी, बायोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर। तो ये हमें पता है कि इसमें हम बता सकते हैं कि हीमोग्लोबिन के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट है, तो ये बायोलॉजिकल एप्लीकेशन आ जाएगी इसकी। फिर ये क्या आ जाएगी इसकी, बायोलॉजिकल एप्लीकेशन, कि इस हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है और किसका कम्प्लेक्स बनता है, हीमोग्लोबिन में क्या प्रेजेंट होता है और किसका कम्प्लेक्स बनता है। जैसे अगर मैं बात करूँ हीमोग्लोबिन, इसके अंदर फर्स्ट एप्लीकेशन हीमोग्लोबिन, अगर बात करें हीमोग्लोबिन या फिर मायोग्लोबिन, मायोग्लोबिन भी होता है, एंड मायोग्लोबिन, ये दोनों आयरन 2+ के कम्प्लेक्स हैं। ये दोनों किसके कम्प्लेक्स हैं, आयरन 2+ के, ये पता होना चाहिए। फिर उसके बाद इंसुलिन, इंसुलिन के अंदर सल्फर तो होता ही है, साथ में जिंक का कॉम्प्लेक्स है, इंसुलिन जिंक 2+ का कॉम्प्लेक्स है। फिर तीसरा, थर्ड, विटामिन B12, विटामिन B12, क्लियर, विटामिन B12, तो ये किसका कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देना, इसके अंदर कोबाल्ट प्रेजेंस होता है। और इसका ये याद भी कर लेना, इंपॉर्टेंट है, विटामिन B12 एंटी पेरिनीशियस एनीमिया फैक्टर होता है इसके अंदर। यानी ये पेरिनीशियस, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी होगी तो पेरिनीशियस एनीमिया ये डिसीज होती है, पेरिनीशियस एनीमिया, ये बायोमॉलिक्यूल्स के अंदर है। तो विटामिन B12 लेने से वो डेफिशिएंसी डिसीज खत्म हो जाएगी, इसलिए इसका क्या बोलते हैं, एंटी पेरिनीशियस एनीमिया फैक्टर होता है। तो पेरिनीशियस, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी डिसीज क्या है, ये क्वेश्चन बोर्ड में भी आया हुआ है। तो क्या डेफिशिएंसी डिसीज की, पेरिनीशियस एनीमिया, तो इसका एंटी पेरिनीशियस एनीमिया फैक्टर होता है। इधर हमें क्या पढ़ना है कि विटामिन B12 में ये किसका कम्प्लेक्स है, तो ये कोबाल्ट का कम्प्लेक्स है, C और O छोटा, कोबाल्ट का कम्प्लेक्स, क्लियर, इट इज ए कम्प्लेक्स ऑफ कोबाल्ट, ये ध्यान रखना इसके अंदर। फिर क्लोरोफिल के अंदर क्या प्रेजेंट है, क्लोरोफिल की बात करें अगर, तो इसके अंदर मैग्नीशियम 2+ प्रेजेंट है, क्लियर। क्लोरोफिल में क्या प्रेजेंट है, मैग्नीशियम 2+, ये बोल सकते हैं इसके अंदर कि क्लोरोफिल में मैग्नीशियम 2+ प्रेजेंट है। और इसके अलावा तो हाँ, एक कार्बोक्सी पेप्टाइडेज, वो भी जिंक 2+ का कॉम्प्लेक्स है, कार्बोक्सी पेप्टाइड, जैसे इंसुलिन है जिंक का, ऐसे ही कार्बोक्सी पेप्टाइडेज है, कार्बोक्सी पेप्टाइडेज ए एंजाइम है ये। और इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, जिंक 2+, जिंक 2+ प्रेजेंट है इसके अंदर। तो ये इस तरह से बायोलॉजिकल के दो देते हैं, एनसीईआरटी में 2 देंगे, बहुत सफिशिएंट है, काम चल जाएगा। हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है, क्लोरोफिल में मैग्नीशियम है, 2 याद कर लेंगे बहुत है। या विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट है, विटामिन B12 में कोबाल्ट प्रेजेंट है, तो इतना सफिशिएंट है इसके अंदर। एक प्लास्टोसाइनिन भी होता है, इसके अंदर कॉपर होता है, प्लास्टोसाइनिन में कॉपर होता है, ये भी कर सकते हैं एक। तो ये बायोलॉजिकल सिस्टम में इसकी एप्लीकेशन थी। अब हमने 3 स्टडी कर लिए हैं, चार दे रखे हैं एनसीईआरटी के अंदर। एक तो इसकी एप्लीकेशन बायोलॉजिकल सिस्टम्स में क्या है, इसकी एप्लीकेशन एक्सट्रैक्शन में क्या है, इसकी एक्सट्रैक्शन या मेटलर्जी के अंदर, इसकी एनालिटिकल सिस्टम में क्या एप्लीकेशन है। अब मेडिकल फील्ड में, मेडिकल फील्ड में क्या एप्लीकेशन है इसकी, वो भी नोट कर लेंगे। मेडिकल फील्ड,
अब मेडिकल फील्ड में इसकी क्या एप्लीकेशन है वो नोट करेंगे। मेडिकल फील्ड के अंदर जैसे सिस्प्लेटिन एक एंटी कैंसर एजेंट है, एक पर्टिकुलर टाइप के कैंसर को ही ट्रीट करेगा, हर एक के लिए वैलिड नहीं होगा। सिस्प्लेटिन ये इंपॉर्टेंट है, एंटी कैंसर एजेंट है, ये मैं बहुत बार बता चुका हूँ पढ़ाते समय, एंटी कैंसर एजेंट है ये। दूसरा सेकंड, और इसके अलावा एप्लीकेशन, हाँ EDTA, EDTA जो है इट इज़ यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, EDTA इज यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग, वो वहाँ पे इसकी एप्लीकेशन है। क्लियर, EDTA का क्या है, यूज इन द ट्रीटमेंट ऑफ लेड पॉइजनिंग। तो ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट कैसे है कि EDTA जैसे ही ये इसमें बोलते हैं ना कि लेड जो होता है ये ग्रे कलर की बॉल होती है, लेड की ग्रे कलर की बॉल्स होती हैं छोटी छोटी, छोटे बच्चे जो हैं इसको कंज्यूम कर जाते हैं, कई बार छोटे बच्चे इसको कंज्यूम कर जाते हैं और लेड से तो पॉइजनिंग होती है। तो इसलिए डॉक्टर्स क्या प्रेस्क्राइब करते हैं, डॉक्टर्स उनको EDTA की सोल्यूशन देते हैं। EDTA की सोल्यूशन देंगे तो वो जैसे ही सोल्यूशन को पियेंगे बच्चे, जब जैसे ही EDTA की सोल्यूशन को लेंगे तो इमीडिएटली PB जो है, PB इट विल फॉर्म कम्प्लेक्स विद EDTA, EDTA के साथ कम्प्लेक्स बना देगा और वो क्या कहते हैं, इसकी एफिनिटी नहीं होगी बॉडी के अंदर, तो इसीलिए इमीडिएटली ये बच्चे वॉमिट कर देंगे इसको, और इस तरह से हमारा PB जो है बाहर निकल जाएगा। EDTA प्लस PB ये कम्प्लेक्स बनाकर इसको बाहर निकाल देगा, PB से ना। तो ये कम्प्लेक्स बहुत स्टेबल होता है, इसलिए लेड की पॉइजनिंग दूर हो सकती है इस तरह से। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ बताइए यहाँ पे। और इसके अलावा लेड का जो कम्प्लेक्स है सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है, देन कैल्शियम EDTA का कम्प्लेक्स स्टेबल होता है, इसका कम्प्लेक्स स्टेबल होता है, और उसके बाद मैग्नीशियम का। तो जो हार्डनेस वाटर की दूर होती है वो भी हम दूर कर सकते हैं, और दूसरा कैल्शियम की वजह से कितनी हार्डनेस है, कैल्शियम की वजह से कितनी हार्डनेस है, और मैग्नीशियम की वजह से कितनी हार्डनेस है, दोनों पता लग जाएगी, बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द स्टेबिलिटी कॉन्स्टेंट्स ऑफ कैल्शियम का जो कम्प्लेक्स है EDTA के साथ, और मैग्नीशियम का, इन दोनों के स्टेबिलिटी कांस्टेंट में डिफरेंस होता है, इसलिए हम इसको अलग अलग भी कर सकते हैं, कितनी हार्डनेस कैल्शियम की वजह से, कितनी हार्डनेस मैग्नीशियम की वजह से। तो ये कम्प्लेक्सेस का स्टेबिलिटी ऑर्डर है PB का, CA का और MG का। PB पे इफेक्टिव न्यूक्लियर ज़्यादा होगा, इस वजह से ऐसा हो रहा है। तो ये ध्यान रखना इसके अंदर। EDTA जो है लेड की पॉइजनिंग को जो है वो भी दूर करता है। क्लियर, इट इज यूज टू रिमूव लेड पॉइजनिंग को दूर करता है। और इसके अलावा जो कम्प्लेक्सेस बनते हैं, हीमोग्लोबिन वाला तो बता दिया, हीमोग्लोबिन का कम्प्लेक्स बनाएगा, जो ऑक्सीजन है हीमोग्लोबिन का कम्प्लेक्स बनाता है, ये HbO2 ये कम्प्लेक्स बनाएगा, और ये जाके फिर डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन ट्रैवल करेगा। हीमोग्लोबिन जो ब्लड में प्रेजेंट होता है ये ट्रैवल करेगा ब्लड के थ्रू और डिफरेंट बॉडी पार्ट्स को ऑक्सीजन प्रोवाइड करेगा। लेकिन अगर कार्बन मोनोऑक्साइड आ जाए तो क्या बन जाता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बन जाएगा, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, जिसका बॉन्ड 7 अराउंड 300 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है एज कम्पेयर टू द बॉन्ड ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन। इसलिए अब सफोकेशन होगी पर्सन को, और वो मतलब डेथ हो सकती है उसकी। तो ये कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन है, ये क्या है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। तो ये भी इंपॉर्टेंट है काफ़ी। कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन दोनों कम्प्लेक्स बन रहे हैं, यहाँ कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स बना, यहाँ पे ये। और कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन का जो कम्प्लेक्स ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड बहुत स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो ये भी थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन में आ सकता है। हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स बना रहा है ऑक्सीजन के साथ भी, हीमोग्लोबिन ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनेगा, और हीमोग्लोबिन कम्प्लेक्स बना रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ भी, जो कि ज़्यादा स्टेबल है, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड इज ए स्ट्रॉन्गर लिगेंड देन ऑक्सीजन। तो ये यहाँ पे एप्लीकेशन आ गया हमारा मेडिकल फील्ड में, ये एप्लीकेशन आ जाएगा इसका, मेडिकल फील्ड में ये एप्लीकेशन आ जाएगा इसका। इसके अलावा और भी एप्लीकेशन है इसकी, और एप्लीकेशंस में इसकी जैसे और एप्लीकेशन, हाँ ये ऑक्जेलिक एसिड जो है इट इज़ यूज टू रिमूव रस्टिंग स्पॉट्स ऑफ आयरन। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4 इज यूज टू रिमूव रस्टिंग जो आती है आयरन की वजह से, रेडिश ब्राउन कलर की रस्टिंग स्पॉट्स ऑफ आयरन। आयरन की रस्टिंग होती है ना, Fe2O3.XH2, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में दे रखा फॉर्मूला, इसका रस्ट का फॉर्मूला होता है ये। तो इस रस्टिंग को दूर करने के लिए हम इसमें क्या डाल देते हैं, ऑक्जेलिक एसिड डाल देते हैं। तो ये इसका कम्प्लेक्स बना देगा, मतलब कुछ इस तरह का बनना चाहिए कम्प्लेक्स, FeC2O4 होल थ्राइस 3-, ये इस टाइप का कम्प्लेक्स बना देगा। और ये आयरन की वजह से जो रस्टिंग हो रही थी वो दूर हो जाएगी ऑक्जेलिक एसिड को यूज़ करके। ऑक्जेलिक एसिड इज यूज टू रिमूव स्टेन्स जो रस्टिंग की वजह से आएंगे, तो उसको रिमूव करने के काम आता है। और
जो लाइट ब्लू कलर होता है कॉपर के सॉल्ट का, एक्वस सॉल्ट का, कॉपर का जो एक्वस सॉल्ट है उसका लाइट ब्लू कलर होता है CuH2O4, इसका लाइट ब्लू कलर होता है। तो इसमें जैसे ही हम अमोनिया डाल देंगे तो कलर डार्क ब्लू हो जाता है। तो कलर डार्क ब्लू हो जाता है क्यों? क्योंकि अमोनिया कम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, CFSE वैल्यू ज़्यादा है, तो कम्प्लेक्स ये ज़्यादा डार्क ब्लू हो जाएगा। यहाँ से ये लाइट ब्लू था, पेल ब्लू था, और ये हो जाएगा डार्क ब्लू। लेकिन अगर हल्का सा भी HCl का प्रेजेंस आ गया, अगर हल्का सा भी HCl का प्रेजेंस आ गया तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो कोई फ़र्क क्यों नहीं पड़ेगा? क्योंकि सॉल्ट बन जाएगा। NH3 था, HCl आते ही क्या करेगा? सॉल्ट बना देगा NH4Cl, तो इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कलर पे। तो कलर पे कोई सॉल्ट बन गया, न्यूट्रल है, न्यूट्रल ऑलमोस्ट न्यूट्रल है, इसलिए कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और फिर इसके अलावा जैसे हमारा होमोजेनस कैटालिसिस के अंदर विल्किंसन्स कैटालिस्ट होता है। होमोजेनस कैटालिसिस विल्किंसन्स कैटालिस्ट होता है। ये बहुत बार पूछते हैं पेपर के अंदर, RHCl PPBH3, ये तो याद कर लेना बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है। विल्किंसन्स कैटलिस्ट होमोजेनस कैटलिस्ट होता है ये, विल्किंसन्स कैटलिस्ट। ये भी कम्प्लेक्स है और ये अनसेचुरेटेड से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बनाने के काम आता है। अगर इथीन से इथेन चाहिए तो ये डाल देंगे तो बन जाएगा। विल्किंसन्स कैटलिस्ट होमोजेनस कैटलिस्ट होता है ये। विल्किंसन्स कैटलिस्ट अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन बना देगा। सैचुरेटेड, अनसेचुरेटेड से इथीन से अगर इथेन चाहिए, इथाइन से अगर इथेन चाहिए तो हम क्या डाल देंगे इसमें? विल्किंसन्स कैटलिस्ट, तो ये बना देगा। तो इसका नाम भी बहुत सिंपल है, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफेनल फॉस्फेन, क्लोरिडो ट्रिस ट्राइफेनल फॉस्फेन रोडियम फर्स्ट, रोडियम फर्स्ट, तो ये बन जाएगा इसमें। तो ये इसकी एप्लीकेशंस है। और हार्डनेस को दूर करने का काम आता है, बता दिया मैंने। EDTA इज यूज टू रिमूव हार्डनेस ऑफ वाटर, क्योंकि CA के साथ कम्प्लेक्स बनाता है और MG के साथ भी कम्प्लेक्स बनाता है। इस तरह से हार्डनेस को दूर कर देगा, इस तरह से हार्डनेस को दूर कर देगा। एक ये क्वेश्चन मैंने बता रखा है, बहुत इंपॉर्टेंट है कम्प्लेक्स बनाने वाला, कि COSO4 में KCN डाला, डिटेल खुद करेंगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ। K3CuCN4 बनता है, बोलता है कि COSO4 में KCN डाला तो जो कम्प्लेक्स बना वो H2S के साथ प्रेसिपिटेट क्यों नहीं देता, वो H2S के साथ प्रेसिपिटेट क्यों नहीं देता? K3CuCN4 बन जाएगा। और अब H2S डालेंगे इसके अंदर, सेंस कॉपर इज प्रेजेंट विद इन द कोऑर्डिनेशन स्फीयर, तो वो तो बाहर निकल नहीं सकता, इसलिए नो प्रेसिपिटेट ऑफ CuS का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा। ये NCERT का क्वेश्चन है। कॉपर सल्फेट में KCN डाला, देन व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी फॉर्म? कोऑर्डिनेशन एंटिटी पूछी है तो वो होगी, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर पूछा इसने, यानी CuCN4 3 नेगेटिव, यानी CuCN4 3 नेगेटिव, ये है कोऑर्डिनेशन एंटिटी। क्लियर, दिस इज द कोऑर्डिनेशन एंटिटी। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है NCERT का, एम्स में भी पूछा हुआ क्वेश्चन ये वाला, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसका। COSO4 में KCN डालेंगे तो ये बन जाएगा, ये कोऑर्डिनेशन एंटिटी होगी, और ये कॉपर कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, इसलिए कोई टेस्ट नहीं देगा। COS का कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनेगा ब्लैक कलर का। तो ये इसके अंदर ध्यान रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ। और यहाँ पे हमारा साइनाइड जो है, ये भी क्वेश्चन पूछते हैं। ये रिड्यूसिंग एजेंट भी है और कम्प्लेक्सिंग एजेंट भी, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, कम्प्लेक्स भी आ रहा है तो प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट, दोनों है ये, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट। क्लियर, रिड्यूसिंग एजेंट प्लस कॉम्प्लेक्सिंग एजेंट है। फिर इसके बाद एप्लीकेशन एक इंपॉर्टेंट है कि अगर हमें इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है सिल्वर की अगर इलेक्ट्रोप्लेटिंग करनी है तो हम AgCN2 माइनस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं देन AgNO3, कम्प्लेक्सेस को ज़्यादा प्रेफर करते हैं इलेक्ट्रोप्लेटिंग करने के लिए देन AgNO3। सिमिलर मेटल आयंस है, तब भी इससे हम इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं करेंगे। इलेक्ट्रोप्लेटिंग किससे करेंगे? AgCN2 से, नेगेटिव से, क्योंकि ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है, ये कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर है। तो क्या होगा, जैसे मेटल को आयरन के ऊपर करनी है या सॉल्ट के या किसी ग्लास के ऊपर करनी है, आयरन को बना दिया मैंने कैथोड, तो इसमें क्या होगा, AgCN2 नेगेटिव जो है, AgCN2 नेगेटिव, ये जो Ag प्लस आयंस देगा ये बहुत स्लोली देगा, ये Ag प्लस आयंस देगा लेकिन बहुत स्लोली, क्योंकि कम्प्लेक्स स्टेबल है। लेकिन Ag तो यूनिफॉर्म होगी इलेक्ट्रोप्लेटिंग, मतलब यहाँ पे लेयर जो बनेगी ना यूनिफॉर्म होगी, लेकिन AgNO3 जो Ag प्लस देगा, AgNO3 जो Ag प्लस देगा वो यूनिफॉर्मली नहीं देगा, वो तो तेजी से देगा, क्योंकि ये तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, ये तो तेजी से देगा Ag प्लस बहुत सारा देगा, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रोप्लेटिंग नहीं हो पाएगी सिल्वर की। आयरन के ऊपर सिल्वर की प्लेटिंग करनी है तो वो AgCN2 नेगेटिव से करते हैं कम्प्लेक्स से, या गोल्ड की प्लेटिंग करनी है तो AuCN2 नेगेटिव से करेंगे, तो ये यूनिफॉर्म करेगा, यूनिफॉर्म होगी, इवन होगी, स्मूथ होगी इसमें जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग होगी, और बाकी उससे नहीं होगी स्मूथ। तो ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग में भी यूज होता है। इसके अलावा 2 क्वेश्चन बता रखे हैं। कोबाल्ट सेकंड इज स्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन बट इन प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स इज ऑक्सीडाइज टू कोबाल्ट 3+, वाई? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, NCERT का, खुद ट्राई करेंगे। स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स है तो बैक पेयरिंग हो जाएगी, इसलिए होता है ऐसा।
तो ये ट्राई करेंगे खुद। और हाउ ट्रांजिशन मेटल्स फॉर्म पाई कम्प्लेक्सेस, ये भी बता रखा है मैंने। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी के, ये करने दोनों।